दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा सीसेट प्रश्न पत्र रिवीजन श्रृंखला में आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे वर्ष 2012 से 2016 के सीसेट पेपर के तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता के प्रश्नों को। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। दोस्तों यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का जो ट्रेंड है उसमें सीसेट काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। इसमें आपको निगेटिव मार्किंग के बाद 33% अंक लाने होते हैं। कई छात्र ऐसे हैं जो सीसेट की तैयारी नहीं करते हैं। ऐसे में प्रारंभिक परीक्षा के जो प्रथम प्रश्न पत्र है सामान्य अध्ययन का, उसमें अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद भी सीसेट में असफल होने से वो फाइनली प्रारंभिक परीक्षा में असफल हो जाते हैं। इसलिए सीसेट को भी अच्छे से तैयार करना और इस खंड पर भी ध्यान देना जरूरी है। इसी क्रम में आइए देखते हैं तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता के वर्ष 2012 से 2016 में पूछे गए सभी प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल। देखिए, सबसे पहले 2016 में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 31 से 37 तक के कथनों और निष्कर्षों को अनुमानों पर विचार कीजिए और दिए गए कूटों के अनुसार उत्तर दीजिए। कथन और उनके अनुमान देख लेते हैं। देखिए, कथन है कि कुछ पक्षी हाथी होते हैं, पहला कथन है। दूसरा कथन है कि कुछ हाथी सफ़ेद होते हैं। इसको अगर जो आरेख के माध्यम से दिखाया जाए तो यहाँ पर पी से अगर जो पक्षी दिखाया जाए तो कुछ पक्षी हाथी होते हैं, ई से एलिफेंट यानी हाथी, और कुछ हाथी सफ़ेद होते हैं तो यहाँ से कुछ हाथी वाइट यानी सफ़ेद हो गए। तो इस तरह का आरेख बनेगा। तो इससे जो अनुमान निकलते हैं उनको देखते हैं। कुछ पक्षी सफ़ेद होते हैं, तो कुछ पक्षी सफ़ेद होते हैं, ये अनुमान नहीं निकल पाएगा क्योंकि इसमें कहा गया है कि कुछ पक्षी हाथी होते हैं। दूसरा है कुछ सफ़ेद पक्षी होते हैं, तो ये भी निष्कर्ष नहीं निकल सकता है क्योंकि यहाँ पर कुछ हाथियों के सफ़ेद होने की बात कही गई है, पक्षियों के नहीं। तो इस आधार पर कौन सा उत्तर सही होगा? इस आधार पर उत्तर आपका ये सही इस आधार पर आपका सही उत्तर हो जाएगा कि न तो अनुमान ए और न बी निकलता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। ये भी कथन और अनुमान पर आधारित प्रश्न है। देखते हैं कथन क्या है। कथन, पहला कथन है कि कोई बल्ला गेंद नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, कोई बल्ला जो है ये गेंद नहीं है। और दूसरा कथन है कि कोई गेंद विकेट नहीं है। तो कोई गेंद विकेट नहीं है, इसको भी अलग आरेख में आ जाएगा। तो इस आधार पर जो अनुमान दिए गए हैं उसमें आप देख सकते हैं कि कोई बल्ला विकेट नहीं है। तो देखिए, कोई बल्ला विकेट नहीं है, ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। और दूसरा कि सभी विकेट बल्ले हैं, तो सभी विकेट बल्ले हैं, ये भी नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि बल्ला और गेंद तथा विकेट का एक तरह से कोई संबंध नहीं प्रदर्शित हो रहा है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो अनुमान ए और न ही बी निकलता है। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। ये भी कथन और उसके निष्कर्ष या अनुमान पर आधारित प्रश्न है। पहला कथन है कि सभी मछलियाँ कछुए हैं और दूसरा कथन है कि कोई कछुआ घड़ियाल नहीं है। तो इसको आरेख से कैसे करेंगे? फिश को अगर जो हम मछली माने तो सभी मछलियाँ कछुए हैं, सभी मछलियाँ कछुए के अंतर्गत शामिल आ जाएंगे। और कह रहे हैं कि कोई कछुआ घड़ियाल नहीं है, तो घड़ियाल जी से अगर जो हम करें तो कोई कछुआ घड़ियाल नहीं है। तो इस आधार पर जो निष्कर्ष निकलता है, कोई घड़ियाल मछली नहीं है। तो देखिए, कोई घड़ियाल मछली नहीं है, एकदम सही निष्कर्ष है कि यहाँ पर देखिए मछली है, घड़ियाल एकदम अलग है, तो कोई घड़ियाल मछली नहीं है। और दूसरा निष्कर्ष ये है कि कोई मछली घड़ियाल नहीं है, तो ये भी सही है। तो देख सकते हैं आप इसमें दोस्तों दोनों ही अनुमान यानी सभी अनुमान, दोनों ही अनुमान आपके सही निकल रहे हैं। जिसमें कहा गया है कि सभी मछलियां जब कछुए हैं, कोई कछुआ घड़ियाल नहीं है, तो अनुमान ए आपका कि कोई घड़ियाल मछली नहीं है, ये भी सही है। और दूसरा है कि कोई मछली घड़ियाल नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोनों अनुमान ए और बी निकलते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। कथन है
पहला कथन देखिए, सभी खिलाड़ी धूम्रपान करते हैं, और दूसरा कथन है कि कुछ धूम्रपान करने वाले शराब के आदी होते हैं। देखिए यहाँ पर इस आरेख को यहाँ पर खिलाड़ी का पी से करें तो सभी खिलाड़ी जो हैं वो धूम्रपान करते हैं, यहाँ पर स्मोकिंग कर देते हैं। पी का स्मोकिंग, सभी खिलाड़ी जो हैं स्मोकिंग करते हैं, और कुछ धूम्रपान करने वाले शराब यानी वाइन के आदी भी होते हैं। तो इस आरेख से आप जब अब निष्कर्ष निकालेंगे तो देखिए पहला निष्कर्ष है कि सभी धूम्रपान करने वाले खिलाड़ी होते हैं, तो ये निष्कर्ष आपका नहीं निकलता है। आप देख सकते हैं कि सभी धूम्रपान करने वाले खिलाड़ी होते हैं, ऐसा नहीं निष्कर्ष निकल रहा है। और कुछ शराब के आदी धूम्रपान भी करते हैं, तो बिल्कुल कुछ शराब के आदी, ये जो बीच वाला एरिया है, धूम्रपान भी करते हैं। तो ऑप्शन बी जो है, अनुमान बी आपका सही है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। केवल देखिए, केवल अनुमान बी सही निकल रहा है, ऑप्शन बी। इसमें कुछ शराब के आदी धूम्रपान करते हैं, ये अनुमान आपका सही होगा। अगला प्रश्न भी कथन और अनुमान पर आधारित है। पहला कथन देखते हैं, एल्कोहल वाले पेय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, और दूसरा है कि सभी बूढ़ी औरतें विस्की पीती हैं। तो आप इसको देख सकते हैं कि एल्कोहल वाले पेय जो हैं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, और सभी बूढ़ी औरतें विस्की पीती हैं। इसके आधार पर जो अनुमान है कि सभी बूढ़ी औरतों का स्वास्थ्य खराब रहता है, और दूसरा है कि सभी युवा औरतों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो इसमें से कौन सा अनुमान सही है? तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें केवल अनुमान ए सही निकल रहा है कि सभी बूढ़ी औरतों का स्वास्थ्य खराब रहता है। और जो कथन आपके दिए गए हैं कि एल्कोहल वाले पेय जो हैं वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, और दूसरा कथन है कि सभी बूढ़ी औरतें जो हैं विस्की पीती हैं, इसलिए सभी बूढ़ी औरतों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ये आपका केवल अनुमान ए आपका सही निकल रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इसमें दो कथन दिए गए हैं, उनके आधार पर अनुमान है। देखिए, सभी स्नातक कुर्सियां हैं और सभी कुर्सियां मेज हैं, तो इनके आधार पर अनुमान लगाना है। देखिए, सभी स्नातक जो हैं, यस, ये आपकी कुर्सियां हो गई, सभी स्नातक आपकी कुर्सियां यानी चेयर्स हो गई। और दूसरा कथन है कि सभी कुर्सियां मेज हैं, तो ये सभी कुर्सियां जो हैं ये मेज यानी टेबल के अंतर्गत शामिल हो गई हैं। इस प्रकार का आरेख बनेगा। तो इसके आधार पर जो अनुमान है, सभी स्नातक मेज हैं, तो आप देखिए सभी स्नातक मेज हैं, तो ये आपका सही है। और दूसरा है कि सभी मेजें स्नातक हैं, ये आपका सही नहीं है, क्योंकि सभी मेजें स्नातक नहीं हो सकती हैं। दोस्तों, इसमें केवल जो अनुमान ए है वो आपका सही है। तो देख सकते हैं केवल अनुमान ए सही निकलता है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कथन और अनुमान पर आधारित है। पहला कथन है कि प्रत्येक मंत्री विद्यार्थी होता है, और दूसरा कथन है कि प्रत्येक विद्यार्थी अनुभवहीन होता है। तो आप देख सकते हैं प्रत्येक मंत्री यानी मिनिस्टर एम को, और ये स्टूडेंट होता है। प्रत्येक मंत्री विद्यार्थी होता है, और दूसरा है कि प्रत्येक विद्यार्थी अनुभवहीन होता है। तो यहाँ पर अनुभवहीन को आप ए से दिखा दीजिए, तो इस तरह का आरेख बनेगा। तो इस तरह के जो कथन है, प्रत्येक मंत्री विद्यार्थी होता है और प्रत्येक विद्यार्थी अनुभवहीन होता है, उसके आधार पर जो अनुमान है, प्रत्येक मंत्री अनुभवहीन होता है। तो आप देखिए प्रत्येक मंत्री अनुभवहीन होता है, ये आपका सही है। और दूसरा है कि कुछ अनुभवहीन विद्यार्थी होते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि कुछ अनुभवहीन जो हैं वो विद्यार्थी, प्रत्येक विद्यार्थी अनुभवहीन होता है कह रहे हैं, तो कुछ अनुभवहीन विद्यार्थी होते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। तो दोनों ही अनुमान ए और बी आपके सही निकलते हैं। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, दोनों अनुमान ए और बी आपके सही निकलते हैं। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि सभी कलाकार सनकी होते हैं, दूसरा कथन है कुछ कलाकार औषध व्यसनी होते हैं, और तीसरा है कुंठाग्रस्त व्यक्तियों के औषध व्यसनी होने की संभावना रहती है।
तो इस आधार पर जो निष्कर्ष हैं उनको देख लेते हैं। बहुत आसान सा निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं कि कलाकार कुंठाग्रस्त होते हैं, ये आपका सही नहीं है। कलाकार कुंठाग्रस्त होते हैं, ये सही नहीं है। दूसरा है कि सभी कुंठाग्रस्त लोग औसत व्यसनी होते हैं, ये भी नहीं सही है। कुछ औसत व्यसनी सनकी होते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। कुछ औसत व्यसनी सनकी होते हैं और सनकी लोग प्रायः कुंठाग्रस्त होते हैं, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कुछ औसत व्यसनी सनकी होते हैं। तो यहाँ पर जो निष्कर्ष हैं उनको इन कथनों के आधार पर आप निकाल सकते हैं कि सभी कलाकार सनकी होते हैं। देखिए कलाकार यहाँ पर के से अगर जो दिखाया जाए तो सभी कलाकार सनकी होते हैं एस से। कुछ कलाकार औसत व्यसनी होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि कुछ कलाकार जो हैं ये यहाँ पे कलाकार जो आ जाएगा ये औसत व्यसनी यानी मेडिकल वाले होते हैं। और कह रहा है कि तीसरा है कि कुंठाग्रस्त व्यक्तियों के औसत व्यसनी होने की संभावना अधिक होती है। तो यहाँ पर आप अलग कर लेंगे औसत व्यसनी से संबद्ध होने के अलावा यहाँ पर कुंठाग्रस्त व्यक्ति के यू से कुंठाग्रस्त व्यक्तियों के औसत व्यसनी होने की संभावना अधिक होती है। इस आधार पर जब आप निष्कर्ष निकालेंगे तो कुछ औसत व्यसनी सनकी होते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ औसत व्यसनी आपके सनकी होते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए सॉल्व करते हैं दोस्तों 2015 में पूछे गए तार्किक और विश्लेषणात्मक योग्यता के प्रश्नों को। देखिए यहाँ पर कथन है और उसके आधार पर जो तर्क दिए गए हैं फिर आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। देखिए कथन है कि क्या विलासितापूर्ण होटलों को भारत में प्रतिबंधित कर देना चाहिए। तर्क है कि हाँ ये वे स्थान हैं जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय अपराधी कार्यरत होते हैं। दूसरा ये है कि नहीं, अमीर विदेशी पर्यटकों के ठहरने का कोई स्थान नहीं रह जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि अधोलिखित कूटों के उत्तर से सही उत्तर का आपको चयन करना है। देखिए इसमें दिया गया है कि न तो तर्क एक और न तर्क दो प्रबल है। दोनों तर्क एक और दो प्रबल हैं, केवल तर्क दो प्रबल है और देखिए केवल तर्क एक प्रबल है। तो यहाँ पर जो कथन कह रहा है कि विलासितापूर्ण होटलों को भारत में प्रतिबंधित कर देना चाहिए, हाँ ये वे स्थान हैं जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय अपराधी कार्यरत हैं। तो दोस्तों तर्क एक जो है ये प्रबल नहीं है और तर्क दो की विदेशी पर्यटकों के ठहरने का कोई स्थान नहीं रह जाएगा, तो ये आपका तर्क दो प्रबल है क्योंकि अमीर विदेशी पर्यटकों के ठहरने के लिए विलासितापूर्ण होटल उपयुक्त होंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा केवल तर्क दो प्रबल है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जब कोई निष्कर्ष प्रायः अव्यक्त या व्यक्त रूप से एक संभाव्यता कथन के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है तो यह संदर्भित करता है किसको? तर्कड़ा संवाद को, निगमनात्मक तर्कड़ा को, आगमनात्मक तर्कड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है आगमनात्मक तर्कड़ा को। देखिए दोस्तों आगमनात्मक तर्कड़ा को प्रायः अव्यक्त या व्यक्त रूप में एक संभाव्यता कथन के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है और आगमनात्मक तर्कड़ा में चिंतक अपनी कल्पना के आधार पर कुछ ऐसी चीज़ों को जोड़ता है जो प्रस्तुत आंकड़ों से सीधे ज्ञात नहीं किए जा सकते थे। इसमें विशिष्ट कथनों से सामान्य निष्कर्ष की तरफ पहुंचा जाता है। इसको इंडक्टिव लॉजिक कहते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि दिए गए कथन एक तथा दो सत्य हैं तो निष्कर्ष एक और दो में से कौन सा निर्गत होगा? कथन देख लेते हैं। कुछ मंत्री अध्यापक हैं और सभी अध्यापक विद्वान हैं। तो यहाँ पर मंत्री आप मिनिस्टर करिए, कुछ मंत्री टीचर हैं यानी अध्यापक हैं और सभी जो अध्यापक हैं ये आपके विद्वान हैं। तो सभी अध्यापक को आप विद्वान मानेंगे। यहाँ से ऐसे सभी अध्यापक को विद्वान, यहाँ पे थोड़ा सा आरेख गलत हो रहा है, सभी अध्यापक जो हैं ये विद्वान हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकलता है कि कुछ मंत्री विद्वान हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ मंत्री विद्वान हैं, ये सही है। और सभी विद्वान अध्यापक हैं तो सभी विद्वान अध्यापक नहीं हैं, बल्कि जो पहला कथन है कि तर्क एक केवल एक की कुछ मंत्री विद्वान हैं, ये आपका निष्कर्ष निकलता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों में 4 कथन हैं और प्रत्येक कथन में 3 खंड हैं। उस विकल्प का चुनाव कीजिए
जिसमें कथन का तीसरा खंड पूर्वगामी दोनों कथनों से किंतु केवल एक से नहीं निगमित किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, सोनिया अभिनेत्री है, कुछ अभिनेत्रियाँ सुंदर हैं और सोनिया सुंदर है। तो ये आपका कथन जो है ये आपका सही निगमित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सोनिया अभिनेत्री है, कुछ अभिनेत्रियां सुंदर हैं, सभी अभिनेत्रियां सुंदर होती तभी सोनिया सुंदर होती। दूसरा है कि सभी अभिनेता सुंदर हैं, मनोज अभिनेता नहीं है, मनोज सुंदर नहीं है। तो ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका, आप देख सकते हैं कि सभी अभिनेता सुंदर हैं, मनोज अभिनेता नहीं है, मनोज सुंदर नहीं है, ये भी आपका निष्कर्ष नहीं निकल सकता है। और तीसरा है कि कुछ व्यक्ति सिपाही हैं, कुछ व्यक्ति बहादुर हैं, कुछ बहादुर लोग सिपाही हैं। तो आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर कि कुछ व्यक्ति सिपाही हैं, कुछ व्यक्ति बहादुर हैं, कुछ बहादुर लोग सिपाही हैं। तो यहाँ पर ये जो निष्कर्ष है ये नहीं निकल रहा है। और आप कह रहे हैं जब चौथा कथन कि सभी सिपाही बहादुर हैं, सभी सिपाही जो हैं वो ब्रेव हैं, और ये कह रहा है कि कुछ व्यक्ति बहादुर हैं। तो यहाँ पर कुछ व्यक्ति बहादुर जब हो जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि कुछ व्यक्ति बहादुर हैं, तो यहाँ पर व्यक्ति हो जाएगा। तो इसमें आप अगर जो सही मिलान करें दोस्तों, तो सभी सिपाही जब बहादुर हो गए, सभी सिपाही बहादुर हैं और कुछ व्यक्ति सिपाही हैं, कुछ व्यक्ति सिपाही हैं और कुछ व्यक्ति बहादुर हैं, तो यही निष्कर्ष आपका निकलेगा, केवल डी। देखिए केवल डी किस में है, विकल्प सी में दिया गया है, केवल डी सही है। अगर सभी सिपाही बहादुर हैं, कुछ व्यक्ति सिपाही हैं, तो कुछ व्यक्ति बहादुर होंगे, ये निष्कर्ष डी आपका सही निकलेगा। अगला प्रश्न है, इस कक्षा के अधिकांश छात्र बुद्धिमान हैं, उक्त कथन से निर्गत होने वाले विकल्प को निम्नांकित में से चुनिए। और आपको जो ये कथन दिए गए हैं उनमें से सही उत्तर का चयन करना है। अधिकांश शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी सभी छात्रों के लिए बुद्धिमान होने के लिए नहीं कहा गया है इसमें। तो आप देखिए कि कोई भी छात्र ऐसा नहीं है जो बुद्धिमान न हो, ये सही नहीं होगा। कुछ छात्र ऐसे हैं जो कम बुद्धिमान हैं, यही आपका उत्तर सही होगा। सभी छात्र बुद्धिमान हैं, कुछ छात्र बुद्धिमान हैं, ये आपके दोनों नहीं सही होंगे। कुछ ऐसे छात्र हैं जो कम बुद्धिमान हैं, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो याद रखिए दोस्तों, संभवतः ऐसे छात्र भी हैं जो अपेक्षाकृत कम बुद्धिमान हैं, विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, देखिए निम्न 5 कथनों में से 3 में से जो युक्त निकलती है उसका तार्किक क्रम निर्दिष्ट करिए। पहला है कि यातायात संकुलता पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ाती है। दूसरा है कि यातायात संकुलता स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। तीसरा है कुछ यातायात संकुलता कार्बन मोनोऑक्साइड में वृद्धि नहीं करती है। चौथा है कार्बन मोनोऑक्साइड में वृद्धि स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। और पांचवा है कुछ यातायात संकुलता स्वास्थ्य के लिए खतरनाक नहीं है। तो इनके आधार पर आपके कौन से जो तार्किक क्रम हैं वो आपके निर्दिष्ट होते हैं। देखिए दोस्तों, कथन डी में कहा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड में वृद्धि स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। कथन ए में कहा गया है कि यातायात संकुलता पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ाती है। तो इन दोनों कथनों से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यातायात संकुलता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो कौन कौन से कथन हो गए दोस्तों, यहाँ पर डी यानी डी, ए और बी, तो ये आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ये विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, डी, ए, बी। अगला प्रश्न कथन और तर्क पर आधारित है। कथन है कि क्या भारत में स्कूली शिक्षा को निःशुल्क कर देना चाहिए। तर्क है कि हाँ, साक्षरता स्तर को सुधारने का यही एकमात्र उपाय है। दूसरा है कि नहीं, आर्थिक ढांचे पर पहले से ही भारी बोझ और भी बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर जो इस प्रश्न को हम देखें तार्किक रूप से देखा जाए तो सभी के लिए शिक्षा को फ्री या मुफ्त करना साक्षरता को सुनिश्चित करने का एकमात्र साधन है, इसलिए तर्क एक प्रबल है, तर्क एक आपका प्रबल हो गया। दूसरा ये है कि क्योंकि निःशुल्क स्कूली शिक्षा निश्चित तौर पर आर्थिक ढांचे पर बोझ बढ़ाएगी, इसलिए आपका विकल्प डी भी सही है। तो विकल्प डी इसलिए सही हो जाएगा कि ये दोनों ही तर्क प्रबल हैं, दोनों ही तर्क ए और बी प्रबल हैं, 1 और 2 दोनों ही तर्क प्रबल हैं।
अगला प्रश्न आइए वर्ष 2014 में पूछे गए प्रश्नों से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करते हैं। कथन और निष्कर्ष पर है, वकील लोग केवल गोरी लड़कियों से विवाह करते हैं, शोभा बहुत गोरी है। तो इस पर क्या निष्कर्ष निकलेगा? पहला निष्कर्ष है कि शोभा का विवाह किसी वकील से हुआ है और दूसरा है शोभा का विवाह किसी वकील से नहीं हुआ है। देखिए दोस्तों, शोभा का विवाह वकील से हुआ है, यह एक संभावना है क्योंकि शोभा गोरी है और वकील केवल गोरी लड़कियों से ही विवाह करते हैं। साथ ही ये भी संभावना है कि शोभा का विवाह वकील से न हुआ है क्योंकि वकीलों के अलावा अन्य के विषय में कोई जानकारी नहीं है। इसलिए यहाँ पर विकल्प सी या तो 1 या 2 निर्गत होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, या तो 1 या दूसरा निष्कर्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि सभी लड़के ईमानदार हैं और सुरिंदर ईमानदार है। तो निष्कर्ष देखिए, सुरिंदर एक लड़का है और दूसरा है कि सभी ईमानदार लोग लड़के हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या कहा गया है कि पहले तो ये कहा गया है कि सभी लड़के, यहाँ पर अगर बॉय को लड़के देखा जाए तो कह रहे हैं सभी लड़के ईमानदार हैं, तो ईमानदार हैं, और सुरिंदर ईमानदार है, तो सुरिंदर ईमानदार हो जाएगा, तो यहाँ पर सुरिंदर हो जाएगा, यहाँ पर ईमानदार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों दोनों में से कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं सुरिंदर एक लड़का है, तो ये कोई निश्चित नहीं हो पा रहा है कि सुरिंदर एक लड़का है। और देखिए दूसरी चीज़ ये कि ये कह रहे हैं सभी ईमानदार लोग लड़के हैं, तो सभी ईमानदार लोग लड़के ही हों, इस वेन आरेख से या इस कथन से ये निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। तो सही उत्तर न तो 1 न 2 निर्गत होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन और पूर्वानुमान है। कथन क्या है? कथन है कि इस क्षेत्र की परिस्थिति अभी भी तनावपूर्ण और नियंत्रण से बाहर है। व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे अपने घरों में ही रहें। पूर्वानुमान 1 है कि कुछ गंभीर घटनाएं घटी हैं। दूसरा है कि लोग दफ्तर नहीं जाएंगे और तीसरा है जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ज़रूर कुछ गंभीर घटनाएं घटी होंगी, इसलिए कथन में कहा गया है कि अभी भी स्थिति तनावपूर्ण और नियंत्रण से बाहर है। चूँकि ये अनुरोध किया गया है कि लोग घरों से बाहर न जाएं, इसलिए पूर्वानुमान है कि लोग इसका पालन करेंगे और दफ्तर नहीं जाएंगे। स्थिति के सामान्य होने के विषय में कोई भी पूर्वानुमान नहीं किया गया है। तो इसमें कौन से 1 और 2 जो हैं ये पूर्वानुमान अंतर्निहित हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निष्कर्षों से सही उत्तर दीजिए। कथन है सभी ज्ञान अच्छा होता है और दूसरा है कि सभी ज्ञान कठिन होता है। तो इस आधार पर जो निष्कर्ष निकल सकता है वो क्या है? तो निष्कर्ष जो ये निकलेगा दोस्तों, कुछ अच्छी चीज़ें कठिन होती हैं। देखिए सभी ज्ञान जब अच्छा है और सभी ज्ञान कठिन होता है तो कुछ अच्छी चीज़ें कठिन होती हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कमजोर तर्क देने और उसे किसी के नाम पर आरोपित करने ताकि आप उसका खंडन कर सकें, इसको स्पष्ट करता है? विशेषज्ञ तर्क को अपील, ख्याति तर्क को अपील, पुतला तर्क या जोरदार तर्क अपील? तो दोस्तों पुतला का तर्क एक कमजोर तर्क देने और उसे किसी और के नाम पर आरोपित करने ताकि आप उसका खंडन कर सकें, इसको स्पष्ट करता है। ऑप्शन सी सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि जंगल में जानवरों को मारने के लिए बाघ को नुकीले पंजे की आवश्यकता होती है। निश्चित सत्य, शायद सत्य, शायद गलत या निश्चित गलत? इसमें से कौन सा उत्तर सही है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए निश्चिततः सत्य। दोस्तों ये निश्चिततः सत्य है कि बाघ को जंगल में जानवरों को मारने के लिए नुकीले पंजों की आवश्यकता होती है। यद्यपि वे शिकार के लिए अपने दांतों की बराबर सहायता लेते हैं, लेकिन ये निश्चित रूप से सत्य है कि जंगल में जानवरों को मारने के लिए बाघ को नुकीले पंजे की आवश्यकता होती है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही निष्कर्ष चुनिए। कथन है कि मानस एक खिलाड़ी है और सभी खिलाड़ी लंबे हैं। आपको इसका सही निष्कर्ष निकालना है। तो मानस एक खिलाड़ी है। देखिए मानस जो है वो एक प्लेयर यानी खिलाड़ी है और सभी खिलाड़ी लंबे हैं यानी लंबे हैं। तो इस आधार पर वेन आरेख निकलेगा। तो इस आधार पर कहा जा सकता है निष्कर्ष में कि मानस भी लंबा है।
तो देखिए ये बहुत ही आसान है, क्योंकि मानस एक खिलाड़ी है, सभी खिलाड़ी लंबे हैं, इसलिए मानस भी लंबा है। ये सही संबंध को प्रदर्शित करता है। निष्कर्ष यही निकलेगा कि मानस लंबा है। अब आइए 2013 में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित 3 कथनों की जांच कीजिए। पहला है कि श्याम हरि का पिता नहीं है। दूसरा है हरि सुरेश का बेटा है। सुरेश के 3 बेटे हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा निष्कर्ष निकलता है? यहाँ पर आपको दिया गया है कि श्याम हरि का पिता नहीं है। तो पहली चीज़ स्पष्ट है कि श्याम जो है हरि का पिता नहीं है। हरि सुरेश का बेटा है, तो हरि सुरेश का बेटा है। और सुरेश के 3 बेटे हैं, तो सुरेश के 3 बेटे हैं, उनमें से हरि भी एक है और श्याम हरि का पिता नहीं है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि सुरेश जो है वो हरि का पिता है। तो बहुत ही क्लियर सा स्पष्ट है, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं तीनों कथनों में श्याम और सुरेश के संबंध में जो विषय है वो नहीं बताया गया है। विकल्प देखिए विकल्प सी इसलिए सही हो जाएगा कि दोनों कथन 2 में स्पष्ट लिखा है कि हरि सुरेश का बेटा है, इसलिए सुरेश हरि का पिता है। सुरेश हरि की माता भी हो सकती है, लेकिन आयोग ने विकल्प सी को सही माना है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से तर्कड़ा का अंतिम सोपान कौन है? आपको बताना है। प्राक कल्पना, निगमन, सत्यापन और तैयारी। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, सत्यापन। दोस्तों सत्यापन जो है ये तर्कड़ा का अंतिम सोपान है। तर्कड़ा के 4 सोपान होते हैं। पहला क्या होता है? पहले नंबर पर तैयारी करना होता है। दूसरे नंबर पर प्राक कल्पना होती है, यानी हाइपोथेसिस। और तीसरे नंबर पे आपका निगमन होता है, तीसरे नंबर पर। और चौथे नंबर पर उसका सत्यापन यानी वेरिफिकेशन। तो सही उत्तर है तर्कड़ा का अंतिम सोपान या अंतिम चरण सत्यापन है। अगले प्रश्न पर आते हैं। जब एक निष्कर्ष प्रायः अव्यक्त रूप में एक संभाव्यता कथन के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, तो ये किसको संदर्भित करता है? तर्कड़ा संवाद को, निगमनात्मक तर्कड़ा को, आगमनात्मक तर्कड़ा को, या उपर्युक्त में से किसी को नहीं? तो सही उत्तर है दोस्तों, जब एक निष्कर्ष प्रायः अव्यक्त या व्यक्त रूप में एक संभाव्यता कथन के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, तो ये आगमनात्मक तर्कड़ा को संदर्भित करता है। आगमनात्मक तर्कड़ा में एकाकी प्रेक्षणों के ज्ञात तथ्यों को जोड़कर अधिक व्यापक कथन निर्मित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, मनोरंजन के लिए फिल्में अनिवार्य हैं। निष्कर्ष है कि फिल्में मनोरंजन की एकमात्र साधन हैं। कथन 2 है कि लोग फिल्मों में आनंद लेते हैं। कथन 3 है कि लोग नाटक नापसंद करते हैं। तो बहुत ही आसान सा है, इसमें आप एकदम साफ साफ स्पष्ट निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मनोरंजन के लिए फिल्में अनिवार्य हैं। तो फिल्में मनोरंजन की एकमात्र साधन हैं, ये ज़रूरी नहीं है, मनोरंजन के और भी कई साधन हैं। लोग फिल्मों में आनंद लेते हैं, बिल्कुल सही। अगर जो मनोरंजन के लिए फिल्में अनिवार्य हैं तो लोग फिल्मों में आनंद लेते हैं। और तीसरा है कि लोग नाटक नापसंद करते हैं, ये जरूरी नहीं है। तो केवल 2 कथन निहित है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आइए देखते हैं दोस्तों 2012 में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि विद्यार्थी अपने अध्यापकों से अधिक प्रभावित होते हैं। और देखिए विद्यार्थी अपने अध्यापकों से अधिक प्रभावित होते हैं, इस आधार पर जो निष्कर्ष है, विद्यार्थी बौद्धिकता से प्रभावित होते हैं। दूसरा है कि विद्यार्थी अध्यापकों को अपना आदर्श मानते हैं। तीसरा है कि विद्यार्थियों का अधिकांश समय स्कूल में बीतता है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, विद्यार्थी अपने अध्यापकों से क्यों प्रभावित होते हैं? इसलिए क्योंकि विद्यार्थी बौद्धिकता से प्रभावित होते हैं, ये पहला आपका सही हो जाएगा। और दूसरा, बौद्धिकता से प्रभावित होने के कारण वे अपने अध्यापकों को आदर्श मानते हैं, तो ये दूसरा कथन आपका सही हो जाएगा। तो और तीसरा कि विद्यार्थियों का अधिकांश समय स्कूल में बीतता है, ये सही नहीं है। तो आप देख सकते हैं केवल 1-2 कथन में इसका निष्कर्ष निहित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है कि बीजों को बोने के पहले फफूंदी रोधी में भिगो देना चाहिए। कारण है कि बिना फफूंदी रोधी में भिगोए बीजों में अंकुरण नहीं होता है।
दोस्तों आप देख सकते हैं कि कथन ए तो आपका सही है कि बीजों को बोने के पहले फफूंदी रोधी में भिगा देना चाहिए, लेकिन कारण जो है स्पष्ट नहीं है, भ्रामक है कि बीजों को अंकुरण के लिए फफूंदी रोधी में भिगाने की आवश्यकता नहीं होती है। बिना फफूंदी रोधी में भिगाए बीजों में अंकुरण नहीं होगा, ये निश्चित रूप से सही नहीं है। तो आप देख सकते हैं कौन सा कथन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों ए सही है लेकिन आर आपका गलत है। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ए सही किंतु आर गलत है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित कथन का विश्लेषण करिए और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। रूढ़िवादी लोग बिरले ही असहिष्णु होते हैं। इसके आधार पर आपको निष्कर्ष निकालना है। निष्कर्ष ये है कि ए जो भी रूढ़िवादी हैं वे असहिष्णु होते हैं, बहुतेरे रूढ़िवादी असहिष्णु हैं, पर्याप्त रूढ़िवादी सहिष्णु हैं और सभी रूढ़िवादी असहिष्णु हैं। कथन क्या है फिर से एक बार देखते हैं। रूढ़िवादी लोग विरले यानी शायद ही असहिष्णु होते हैं, इसलिए पर्याप्त रूढ़िवादी सहिष्णु हैं। ये आपके जो है सही निष्कर्ष निकलेगा। तो ऑप्शन सी, अगर जो रूढ़िवादी लोग बिरले ही असहिष्णु होते हैं तो पर्याप्त रूढ़िवादी सहिष्णु हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने देखिए यूपी पीसीएस सीसेट परीक्षा में जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं तार्किक और विश्लेषणात्मक योग्यता के प्रश्न, उनको हमने सॉल्व किया और ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के ट्रेंड एनालिसिस और रिवीजन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।